अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन किराम, शुक्र है किसी एक सहाफ़ी को ये ख्याल आया, बिलखुसूस उस सहाफ़ी को जो कि इमरान खान का सख्त नाक़िद है, लेकिन आज के दिन वो इस बात का एतराफ़ कर रहा है। मैं मुबशर ज़ैदी की बात कर रहा हूँ। मुबशर ज़ैदी कहते हैं कि आज से 6 साल पहले आज के दिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय जररियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जहाज़ मार गिराया और अभिनंदन को पाकिस्तानी चाय का मज़ा चखाया। ये मुबशर ज़ैदी कह रहे हैं। आपको इमरान खान साहब का वो जुमला याद होगा जो उन्होंने इंडिया के लिए कहा था कि मैं रिटेलिएट करने का सोचूंगा नहीं, मैं रिटेलिएट करूंगा। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी फ़ोर्स को हुक्म दिया कि अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो आप इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे, और फिर हमारी फ़ौज ने उसका जवाब दिया। हमारे बेहतरीन पायलट्स ने अभिनंदन समेत एक और दूसरे जहाज़ को गिराया और पूरी दुनिया पे अपनी फ़ज़ाइया की धाक बिठाई। और इमरान खान साहब की इस बात के बाद, इस फैसले के बाद उनकी बेखौफी की धाक भी पूरी दुनिया पर बैठी। मुबशर ज़ैदी साहब, आपका शुक्रिया कि चलें किसी मामले में तो आपने इमरान खान साहब को याद किया और इस बात का एतराफ़ किया। अगली खबर की तरफ आते हैं। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं हैरान हो गया। समी इब्राहीम बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और जितनी बारीक बीनी से वो चीज़ों को देखते हैं, ज़ाहिर है हम लोग तो उस तरह नहीं देख सकते। समी इब्राहीम इस कॉन्फ्रेंस पर भी शक कर रहे हैं। अच्छा, मैं इनकी इस बात करने के बाद ज़ाहिर है फिर आपके अंदर एक थोड़ा सा इर्ताश पैदा होता है और आप भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार इतना सीनियर सहाफ़ी ये बात क्यों कर रहा है। वो हंस रहे हैं इस बात पे कि पता नहीं मैं शायद इस तरह से सोचने लगा हूँ, लेकिन उनके अंदर एक सोच पैदा हो रही है कि ये शक पैदा हो रहा है उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि इसमें ऐसे ऐसे लोग पाए गए हैं जो हर शाम मीडिया पे बैठ के इमरान खान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सख्त तनकीद करते हैं और हुकूमत की बहुत ज़्यादा कासालिसी करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आसमा शिराजी ने वहाँ खिताब किया, मिसाल के तौर पर वहाँ गरीदा फ़ारूकी पाई गई। तो ऐसे लोगों का ऐसी कॉन्फ्रेंस में आके बोलने का मतलब ये है कि कुछ पर्दादारी है, या फिर ये है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक सहाफ़ी है जहांगीर, उन्होंने भी एक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन के वो लोग जो जानते हैं इस बात को कि आने वाले वक्त में इलेक्शन के लिए इन लोगों ने अपने हलकों में जाना है, तो ये अपने हलकों के लोगों के लिए सच्चा होने के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद कर रहे हैं ताकि ये बावर करा सके अपने लोगों को कि देखिए हम तो उस वक्त आईन व कानून के साथ खड़े हुए थे, हम जमहूरियत के साथ खड़े हुए थे, हमने तो बड़ी कुर्बानी दी और हमने तो बड़ी आवाज़ उठाई, लेकिन हम क्या करते, हम मजबूर थे। वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये लोग अपनी सियासत बचाने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होंगे। ये शक कम से कम मैं सब लोगों पर नहीं कर सकता, यानी महमूद खान अचकज़ई पर मैं शक नहीं कर सकता कि वो इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई बहुत अरसे से जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने इसकी पादाश में बहुत सारी सोबतें भी उठाई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा दबंग खिताब किया है और उमर अयूब बोले हैं, या बाकी लोग मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर इस पर बोले हैं, लेकिन बात फिर वही है कि एक तरफ तो ये कॉन्फ्रेंस होने नहीं दी जा रही थी, फिर इस कॉन्फ्रेंस का कद बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को बार बार सबूताज किया गया और इसका इनेकाद नामुमकिन बनाने की कोशिश की गई और बिल आखिर उनको फिर इजाज़त तो नहीं थी, ज़बरदस्ती उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। सोचने की बात यह है कि ज़बरदस्ती तो अभी वहाँ कुछ नहीं हो सकता जो हालात हैं, तो फिर ये लोग वहाँ कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब कैसे हुए। समी इब्राहीम साहब ने अजीब सा वसवसा दिल में डाल दिया है। दूसरी बात यह कि आसमा जहांगीर हॉल है जिसके में इसका इनेकाद हुआ है। आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला मेरा ख्याल है कि या तो वो आसमा जहांगीर की लेगेसी को छोड़ चुके हैं, और अगर वो नहीं छोड़ चुके तो वो आज़म नज़ीर तारड़ जैसे एक लालची और ख़ानदान शरीफा के कासालेस को अपना सरबराह बना के क्या साबित करना चाहते हैं। आसमा जहांगीर की रूह भी शर्मिंदा हो रही होगी कि मेरे ग्रुप के लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आसमा जहांगीर का नज़रिया कहाँ गया। मैं आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला से उम्मीद करता हूँ कि वो आज़म नज़ीर तारड़ जैसी काली भेड़ को उठा के बाहर फेंकेंगे तो उनकी इज्जत बहाल होगी, वरना आप तमाम वकला के किरदार पर भी शक रहेगा। इस हॉल में जिसका नाम आसमा जहांगीर है, उसमें ये तमाम तकारीर हुई और आसमा शिराजी, अल्लाह अकबर, कि मैं हैरान हो गया कि आसमा शिराजी भी सहाफ़त के बारे में बात कर रही थी और ख़ास तौर पर वो जो इश्तिहारात छपे हैं
ان کے حوالے سے بات کر رہی تھی. کہتی ہیں کہ کون سی صحافت یہ کہتی ہے کہ کروڑوں کے اشتہار آپ فرنٹ پیج پر چھاپ دیں. ہم نے صحافت میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ خبر کی صورت میں اشتہار کو چھاپیں. یعنی بڑا پروٹیسٹ کیا ہے عاصمہ شیرازی نے اس حوالے سے. اب اس کی دو باتیں ہیں، یا تو کوئی ضمیر انگڑائی لے رہا ہے جس کا مجھے تو خیر یقین نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو دانستہ طور پر پلانٹ کیا گیا کہ جائیے اور اس طرح کی گفتگو کر کے جا کے لوگوں کا دھیان ادھر ادھر کرائیے. اس سے زیادہ تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. اور اسی قسم کا اظہار غریدہ فاروقی نے بھی کیا. وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کے اشتہارات کا دینے کا کیا مقصد ہے. اور آپ نے منصور علی خان کا پروگرام بھی دیکھا ہوگا لونڈے لپاڑے کا، وہ بھی اس بات پر بڑا واویلا کر رہا تھا کہ اتنا بڑا اشتہار یہ تو انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے کیا کر دیا. 60 صفحوں کا اشتہار، 170 تصویریں، 60 صفحوں پر 170-72 تصویروں کی شکل میں مریم کا بوتھا اس پہ سجا دیا گیا. یعنی کوئی لیٹرین ایسی نہیں ہے پاکستان کی جس پر اس کا بوتھا نہیں ہے اور اس کے باپ کا بوتھا نہیں ہے، اور کوئی ریڑھی ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر ان کے بوتھے نہیں سجائے گئے. اور آپ یقین کیجئے کہ اتنی مکروہ شکلیں لگ رہی ہیں ان کی ان سب بازاروں میں، اور لوگ نفرت کر رہے ہیں ان سے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاپولر ہو رہے ہیں. اس طرح پاپولر نہیں ہوتے، اس طرح نفرتیں بڑھتی ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ رؤف کلاسرا جیسا یار اتنا بڑا نام، اتنا بڑا صحافی، میں خدا کی قسم کسی وقت میں اس بندے کو اتنا ایڈمائر کرتا تھا کہ میری کوشش ہوتی تھی، خواہش تھی کہ یار میں اس بندے کو بلاؤں اور میں کچھ دن اس بندے کے ساتھ گزاروں اور میں اس سے کچھ سیکھوں. لیکن بغض عمران میں یہ بندہ اس قدر دلدل میں اتر جائے گا، مجھے تو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. اب یہ ان اشتہارات کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ رؤف کلاسرا کا 60 صفحے کی اشتہارات کا دفعہ، اس سے بہت سارے لوگوں کو نوکریاں بچیں گی، اس سے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں بچیں گی. پرنٹ میڈیا زوال کا شکار ہے. اس طرح کے سپلیمنٹ ملتے ہوتے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں. جو صحافی اس پر تنقید کر رہے ہیں انہیں تنخواہ لینی ہی نہیں چاہیے. یعنی آپ اندازہ کیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ پرنٹ میڈیا پر زوال ہے. کون سا زوال ہے بھائی؟ کروڑوں اربوں روپیہ گورنمنٹ میڈیا مالکان پر لوٹا رہی ہے. میڈیا مالکان کے ذرا اثاثے تو چیک کریں، ان کے ایسٹ چیک کریں. یہ لوگ اربوں میں کھیل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زوال پر ہے. کون زوال پر ہے؟ رؤف کلاسرا صاحب کچھ خدا کا خوف کھائیں. دوسری جانب صحافی جرنلسٹ ابسا کومل کہتی ہیں کہ ان اخبارات کا اب صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ان کو پنجاب حکومت کی تشہیری پلیٹ فارم سمجھا جائے؟ حکومت کی چاپلوسی کا شوق اور معاوضہ تو ختم ہو جائے گا، مگر گنوائی ہوئی ساکھ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی. ان اخبار مالکان اور ایڈیٹرز نے صحافت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. یعنی اب صحافت کی اپنی صفوں میں سے ان اخبارات پر تنقید ہو رہی ہے، بالخصوص جنگ، شکیل الرحمان اور یہ میر برادران جتنے ہیں، اور دوسری طرف خاص طور پر میاں عامر محمود جو کہ خاندان شریفہ کا خاص آدمی ہے اور ان کا فرنٹ مین ہے صحافت میں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کا پورا تالاب گندا کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے صحافت کا بیڑا غرق بھی ہوا. ان مالکان کی لالچ اور پیسے کی ہوس نے آج پاکستان کو یہاں لا کے کھڑا کیا ہے. پنجاب حکومت نے ایک بار پھر اداکاروں سے ٹک ٹاکروں سے دوبارہ سے ویڈیوز بنوانا شروع کر دی ہیں. تو طارق متین بھائی نے ان پہ لکھا ہے کہ مہم وہ بھی بے نقاب ہو کر ذلت کی گہرائی میں گئی تھی، مہم یہ بھی نہیں بچے گی. یعنی اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی جس میں سارے اداکار ٹک ٹاکر بیان دے رہے تھے کہ مریم نے کمال کر دیا، پنجاب حکومت نے کمال کر دیا، پنجاب حکومت نے تو زمین آسمان ملا دیا آپس میں. اور اب پھر سے وہی کمپین شروع کی ہے. یہ لوگ 90 کی دہائی سے باہر نہیں نکل رہے. وہی بھونڈا انداز، وہی اپنی تصویریں، وہی سب کچھ، اور پتہ نہیں کون ان کا ایڈوائزر ہے. عرفان صدیقی جیسے وہ دھرتی پر بوجھ بوڑھے جو ہیں وہی ان کو اس طرف لگاتے ہیں کہ اپنے بوتھے سامنے سجاتے رہو تو لوگ آپ کو دیکھتے رہیں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بڑی محبت پیدا ہوگی. لوگ بڑی شدید نفرت کرتے ہیں. یہ نوجوان نسل 65% آبادی پاکستان کی، یہ آپ لوگوں کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی. آپ نے صرف ان کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے اس لیے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ جس دن یہ سپرنگ پہ سے ہاتھ اٹھے گا اس دن دیکھیے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہاں، ایک چیز رؤف کلاسرا صاحب کے حوالے سے میں بھول گیا. رؤف کلاسرا صاحب نے کہا ہے کہ فضل الرحمان جب بھی احتجاج کے لیے روڈز پر آتے ہیں تو وہ بندے گن کر لاتے ہیں اور گن کر واپس لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کے گھر والوں کے سپرد کرتے ہیں. عمران خان ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے بندے اتنے واپس جاتے ہیں جتنے وہ لے کے آتے ہیں؟ یعنی رؤف کلاسرا جیسے بندے یقین کیجئے فائدہ کر دیتے ہیں. یہ عمران خان کے بار میں کھلاڑی ہیں، یہ ٹیم ہے عمران خان کی. عمران خان ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرا فائدہ کرتے ہیں.
यानी रऊफ कलासरा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान जब भी एहतजाज के लिए आए हैं उनके पूरे बंदे वापस नहीं गए। इसका दूसरा मतलब क्या है कि इमरान खान के बंदों को मार दिया गया और फिर उनको गायब कर दिया गया। यही मतलब निकलता है रऊफ कलासरा साहब। अगर आप इसका कोई और उज़र पेश करना चाहें तो हमें बता दीजिए। आप फ़ायदा कर देते हैं हमेशा ऐसी बात करके तहरीक इंसाफ का। नसूर लीग बहुत बगले बजा रही है इस वक्त के शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से $2 अरब की सरमायाकारी ले आए हैं। वो सरमायाकारी करेंगे। अभी MOU साइन हुए हैं, मैंने पहले भी बताया था। अभी सरमायाकारी आने के कोई चांसेस लग नहीं रहे। ये सिर्फ वावेला है, ढंडोरा है, ये प्रोपेगेंडा है। सिर्फ आवाम का ध्यान बटाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और अब ये खुद दौरे करेंगे। आप देखिएगा कि जल्द ये किसी सरबराह को पाकिस्तान में आने की दावत नहीं देंगे, इसलिए कि तुर्की के सदर जाते हुए इनके साथ जो करके गए हैं उसके बाद इनके कान खड़े हो गए हैं कि जो भी आएगा वो यहाँ आके इमरान खान के हवाले से बात करेगा। तुर्क सदर ने, आपको याद होगा कि उसने तकरीर में बैठते ही कहा कि मैं जब आखिरी बार आया था तो मेरी यहाँ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। काश कि आज वो यहाँ होते तो मैं उनसे मुसाफा करता। और फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं अगली दफ़ा यहाँ आऊँगा तो इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो सकेगी। और उस वक्त इन तमाम लोगों के चेहरे देखने वाले थे। ये लटकी हुई शक्लें और ये बूथे जो इश्तिहारों में नज़र आते हैं उस वक्त दीदनी थे। लिहाजा ख़बर ये है कि आने वाले वक्त में अभी अवॉइड किया जा रहा है कि अभी मज़ीद किसी ऐसे सरबराह को ना बुलाया जाए कि जिसको हम रोक ना सके ऐसी बात करने के लिए जिसमें वो इमरान खान का नाम ले दे। और नाज़रीन इकराम, आखिर में 4-5 के करीब सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया है। काशिफ अब्बासी के बाद अगली बारी हबीब अकरम साहब की आई। हबीब अकरम साहब बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी, आप सब जानते हैं। काशिफ अब्बासी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो बड़ा इत्तेदाल पसंद आदमी है, वो बड़ा न्यूट्रल तबीयत का आदमी है, वो सबके लगते लेता है, सबकी क्लास लेता है, वो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल हुकूमत को, और ये जो जाली बैठी हुई है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना, ये बी जमालो, इसको चूँकि ऐसे लोग पसंद नहीं है जो इसकी हुकूमत पे तनकीद करें। सो वो लोग सारे आहिस्ता आहिस्ता ऑफ एयर होते चले जा रहे हैं। और खैर मनानी चाहिए बाकी सहाफ़ियों को भी, जो ये आज समझ रहे हैं ना कि कल को इन पर ये वक्त नहीं आएगा। ये नजम वली खान जैसे दलाल सहाफ़ी, मैंने नजम वली खान ने बहुत बेहुदा और बड़ी घटिया पोस्ट की है। मैं अगले व्लॉग का आगाज़ वहीं से करूँगा और मैं आपको सुनाऊँगा कि उसने कितनी घटिया हरकत की है, वो मैं आपको बताऊँगा। खैर अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अकरम बाजवा, खालिद जमील और बहुत क्रेडिबल एंकर हैं पारस जहांज़ेब साहिबा, ये लोग ऑफ एयर हो चुके हैं। अभी आने वाले वक्त में देखते हैं कि और कौन कौन होता है। औरिया मकबूल जान साहब तो पहले ही आपको पता ऑफ एयर हो चुके, समी इब्राहिम साहब भी हो चुके, बाबा हारून रशीद साहब भी हो चुके, और इसके अलावा और बहुत से सहाफ़ी हैं जिन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है। सो आहिस्ता आहिस्ता, और अभी तक वो ज़ईम लगारी जिसने वो सड़कों का रंग धुल गया था एक ही बारिश में, उससे पंजाब की वज़ीर आला जाली बी जमालों ने माफ़ी नहीं मांगी कि वो जो 11 करोड़ का उसने घपला बताया था उस पर माफ़ी नहीं मांगी। और ना ही अभी तक ये बताया गया है कि वो दोबारा से कौन ठेकेदार और कौन ये पुख्ता रंग लगाएगा। जो चूना आपने कौम को लगाना था वो तो आप मुसलसल लगाते चले जा रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया।